नमस्कार, उड़ान आईएएस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के विषय में कि हिंदी भाषा आई कहां से, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और हिंदी को किन प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में स्थान दिया गया है। पर उससे पहले आपको सूचित कर दें कि पिछले 9 वर्षों की भांति इस वर्ष भी उड़ान आईएएस अकेडमी आपके लिए लेकर आया है 51 टेस्टों की श्रृंखला, जो कि आपको उपलब्ध है न्यूनतम शुल्क में। इस टेस्ट के अंतर्गत आपको मिलते हैं न केवल 51 टेस्ट, बल्कि 51 टेस्ट के अंतर्गत कुल 5100 प्रश्न और उन 5100 प्रश्नों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो विश्लेषण। तो हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही सीजीपीएससी प्री, मेंस, एसीएफ आदि परीक्षाओं से जुड़े वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन उड़ान आईएएस अकेडमी डाउनलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है भाषा। तो सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि भाषा क्या है, अर्थात भाषा की परिभाषा क्या है। तो जब यही प्रश्न पूछा गया किससे, महर्षि पाणिनि से। महर्षि पाणिनि कौन है जानते हैं? विश्व के पहले व्याकरणाचार्य होने का जो दर्जा है वो किसको मिला है? महर्षि पाणिनि को मिला है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नाम जानते हैं आप? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है वो विश्व में व्याकरण की पहली किताब मानी जाती है। तो जब यही प्रश्न, क्या प्रश्न, भाषा क्या है, पूछा गया किससे, महर्षि पाणिनि से, तो इन्होंने कहा भाषम व्यक्तायाम वाची। भाषम व्यक्तायाम वाची, अर्थात भाषा वह है जो बोलकर अभिव्यक्त करती है। अब ये पूछा गया कि अभिव्यक्त किसको करती है, तो इन्होंने उत्तर में कहा भावम मनेन उपज्यन्ते। तो इन्होंने कहा मन में उत्पन्न होने वाले भावों को। तो यहां से अगर आप एक समष्टि के रूप में भाषा की परिभाषा निकालते हैं तो क्या निकलती है? भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन के भावों को क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। क्लियर? चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं भाषा के प्रकार की, कि भाषा कितने प्रकार की हो सकती है। तो मूलतः भाषा जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? वह भाषा जो मुख के द्वारा अभिव्यक्त करे भावों को। लिखित भाषा क्या है? जो भावों की अभिव्यक्ति किस रूप में करे? लिखित रूप में करे। और तीसरा है सांकेतिक भाषा, जो संकेतों के रूप में भावों का संप्रेषण करे, वही क्या है? सांकेतिक भाषा है। मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया जैसे कि हम और आप बात करते हैं। लिखित भाषा हो गया जैसे कि पत्र व्यवहार होता है। सांकेतिक भाषा की बात करें तो जैसे कि ट्रैफिक लाइट हो गया, हरा आया तो चलो, लाल आया तो रुको, वो एक संकेत है जिसका आप अनुपालन करते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार की सांकेतिक भाषा है। व्याकरण जो होता है वो मेनली माना जाता है किसका? लिखित व्याकरण का। और इसी के अंतर्गत हम हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं, संस्कृत का व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश का व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना क्या है? लिखित भाषा का व्याकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, भाषा की पहली विशेषता होती है कि भाषा समय के कारण क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि क्या 1000 साल पहले हिंदी थी? नहीं थी। या 2000 साल पहले हिंदी थी? नहीं थी। वो पुरानी भाषाओं से विकसित होते 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 आज के स्वरूप तक पहुंची है। मतलब भाषा जो थी, पुरानी संस्कृति, हमने सुना है कि संस्कृत से भाषा का विकास होता है, बताऊंगा आगे, है ना। तो वही संस्कृत जो है वो परिवर्तित होते 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 कहां पहुंची? हिंदी तक पहुंची है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरी विशेषता। चलिए, तो हमारी दूसरी विशेषता क्या है? भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? देखिए, हम भी हिंदी बोल रहे हैं, हरियाणा वाले भी हिंदी बोल रहे हैं, यूपी वाले भी हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन
हमारी हिंदी में हमारे क्षेत्र विशेष का प्रभाव पड़ता है, हरियाणा वालों के में हरियाणवी का प्रभाव पड़ेगा, यूपी वाले में मगधी का या भोजपुरी का प्रभाव पड़ेगा। तो भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है, और चूंकि भाषा समय के कारण और क्षेत्र के कारण क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, इसीलिए कबीरदास भाषा को क्या कहते हैं, बहता हुआ नीर कहते हैं। क्या कहते हैं, बहता हुआ नीर कहते हैं। और खासियत यह भी होती है भाषा की कि भाषा जो है सरलता की ओर अग्रगामी होती है। भाषा की तीसरी विशेषता क्या, कि भाषा जो है वो सरलता की ओर क्या होती है, हमेशा अग्रगामी होती है। कैसे, जो शब्द हमको संस्कृत में कठिन लगते थे उच्चारण करने में, वो तद्भव बन गए, वो फिर बदले, प्राकृत बन गए, पाली बन गए, और फिर हिंदी बन गए, और क्षेत्रीय भाषा में भी उनका रूपांतरण हो गया। तो यही क्या है, भाषा का सरलता होना, अर्थात भाषा जो है वो हमेशा सरलता की ओर अग्रगामी होती रहती है। तो चलिए, भाषा की अगली विशेषता क्या होती है, भाषा में यादृच्छिकता होती है। अब ये यादृच्छिकता क्या है, यादृच्छिकता का मतलब होता है हर विशिष्ट चीज को एक विशिष्ट नाम देना। जैसे कि सुबह सूरज उगा, हमने नाम दे दिया कि भाई सुबह हो गई, भोर हो गई। सूरज ढला, हमने नाम दे दिया शाम हो गई। मतलब हमने उस समय को नाम दे दिया क्या, सुबह और शाम। जिस पर हम चलते हैं उसको नाम दे दिया हमने, सड़क है। जहां लोग नहाते हैं उस जगह को नाम दे दिया, जलाशय है, तालाब है। ठीक है, तो हर विशिष्ट चीज का एक विशिष्ट नाम होना ही क्या कहलाता है, भाषा में यादृच्छिकता का होना। ठीक, तो ये चार विशेषताएं होती है मूलतः किसकी, भाषा की। भाषा में ये चार विशेषताएं पाई ही जाती हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं भाषा परिवार की। भाषा परिवार का मतलब क्या हुआ, जहां से भाषा उत्पन्न हुई वो उसका भाषा परिवार है। जैसे कि आर्य भाषा परिवार, जैसे कि द्रविड़ भाषा परिवार, या मुंडा भाषा परिवार, या आर्य तिब्बती भाषा परिवार। ये क्या है, भाषा परिवार है। अर्थात इनकी उत्पत्ति का एक निश्चित स्थल होता है, एक निश्चित भाषा से इनकी उत्पत्ति होती है। तो बात करते हैं आर्य भाषा परिवार की। आर्य भाषा परिवार क्या है, ऐसी भाषाएं जिनकी उत्पत्ति कहां से हुई हो, संस्कृत से हुई हो, वो क्या कहलाते हैं, आर्य भाषा परिवार की भाषाएं कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। इसीलिए जिन भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई हो उनको क्या कहा जाता है, आर्य भाषा परिवार कहा जाता है। जैसे कि हिंदी, छत्तीसगढ़ी, पाली, प्राकृत, गुजराती, मराठी, सब क्या है, ये आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। क्यों है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, संस्कृत से हुई है। दूसरा, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार किसको कहा जाता है, ऐसी भाषाएं जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में अर्थात द्रविड़ प्रदेश में पाई जाती हैं, वो क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु, ये सब क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो मुंडा भाषा परिवार वह भाषा परिवार है जो प्रारंभ से ही समाज के मुख्य धारा से कटे हुए लोगों के द्वारा बोली जाती रही है। अर्थात आदिवासियों की जो भाषा रही है वो क्या है, मुंडा भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, मुंडा, संथाली, हो, सुने होंगे आपने नाम, है ना। याद रखना, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाएं या तो द्रविड़ भाषा परिवार की हैं या आर्य भाषा परिवार की हैं। लेकिन जैसे कि आपका झारखंड हो गया या अंडमान हो गया, जो बहुत ज्यादा अलग थलग रही हैं प्रारंभ से ही, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अब चौथा है आर्य तिब्बती भाषा परिवार। अब ये आर्य तिब्बती भाषा परिवार क्या है, जहां पर आर्य भाषा का और तिब्बती भाषा का मिलन होता है, वहीं पर ये भाषा उत्पन्न होती है। जैसे कि बोंडा भाषा आपने सुना होगा लद्दाख वाले क्षेत्र में, या नॉर्थ ईस्ट में मिजो, नगा, है ना, ये सारी जो भाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, आर्य तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत। हमको मूलतः पढ़ना है आर्य भाषा परिवार का इतिहास, ताकि हम हिंदी के इतिहास को आसानी से समझ सकें। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, तो हम देखते हैं आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का विकास। तो आर्य भाषा परिवार का
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आर्य भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है। और संस्कृत का प्राचीनतम स्वरूप हमको कहाँ देखने को मिलता है? वेदों में। तो हमने इसको नाम दे दिया वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। और इतिहासकार बोलते हैं कि वेदों का जो टाइम है, टाइम पीरियड, वो कितना है? लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास। तो अगर आप वैदिक संस्कृत की विशेषताओं को देखेंगे तो इसमें आपको दो विशेषताएं दिखेंगी। एक विशेषता आपको क्या मिलेगी? योगात्मकता का गुण मिलेगा। दूसरा आपको संगीतात्मकता का गुण मिलेगा। योगात्मकता किसको बोलते हैं? भाषा की योगात्मकता से आप क्या समझते हैं? जब सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हों। हम लिखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर आर्य अलग लिखा, भाषा अलग लिखा, परिवार अलग लिखा, की अलग लिखा। इस प्रकार से हम शब्दों को तोड़ तोड़ कर लिखते हैं। ये तो हमने अलग अलग कर दिया, लेकिन अगर मैं सारे शब्दों को एक साथ जोड़ कर लिख दूं तो वही क्या है? भाषा की योगात्मकता है। तो वैदिक संस्कृत को अगर आप देखेंगे तो जो मूल ग्रंथ है वेदों का, उसमें सारे के सारे शब्द क्या हैं? जुड़े हुए हैं। मतलब एक लाइन में आपको कितना शब्द मिलेगा? केवल एक शब्द मिलेगा। दूसरी विशेषता यह है कि इस भाषा में क्या थी? संगीतात्मकता थी। आपने सुना होगा कि वेद जो थे, वेदों में ऋचाएं होती है और वेदों को पढ़ा नहीं जाता, वेदों का गायन होता है, वेदों का पारायण होता है। तो ये दोनों अगर गुण हैं तो आप खुद सोचिए कि मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूं तो आपको हर चीज समझ आ रहा है, क्योंकि मैं हर शब्द को अलग अलग करके बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं सारे शब्दों को एक साथ जोड़ के बोल दूं तो आपको समझ आएगा क्या? नहीं आएगा। और दूसरी चीज कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो गाना गा के तो बात नहीं करते हैं। साधारण रूप से जैसे आप हम बात कर रहे हैं उसी रूप में ही उनका परस्पर व्यवहार होता है। तो किसी भी भाषा में जब ये दोनों गुण होता है तो वो आम लोगों की भाषा हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। यही बात कही थी किसने? ग्रियर्सन ने, कि भाई हमको वेद तो उपलब्ध हैं, लेकिन वेदों का जो संस्कृत है वो आम लोगों की भाषा नहीं है, वो कोई और भाषा थी। ऐसा कहना है किसका? ग्रियर्सन का। लेकिन उसको भी नाम दिया गया संस्कृत, वैदिक संस्कृत ही कहा गया उसको भी। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको भाषा की विशेषता में बताया कि भाषा जो है वो क्षेत्र के अनुसार और समय के अनुसार क्या होती जाती है? परिवर्तित होती जाती है। तो अब समय आता है जब इस संस्कृत का, है ना, जब इस वैदिक संस्कृत का क्या होता है? सरलीकरण होता है। और ये सरलीकरण होता है लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। कब होगा? जब एक व्याकरणाचार्य, नाम क्या? पाणिनि, बताया आपको मैंने, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। क्यों लिखी थी? इसके सरलीकरण के लिए, ताकि शब्दों को अलग अलग किया जा सके। ठीक है। तो महर्षि पाणिनि द्वारा विश्व की पहली व्याकरण ग्रंथ लिखी गई थी। कौन सी? अष्टाध्यायी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो अष्टाध्यायी थी वो क्यों लिखी गई थी? इस वैदिक संस्कृत के सरलीकरण के लिए। ये वैदिक संस्कृत क्या हो जाएगी? अब सरल हो जाएगी वैदिक संस्कृत। अब जब ये वैदिक संस्कृत सरल हुई अष्टाध्यायी आने के बाद, तब उस संस्कृत को नाम दिया गया क्या? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, या इसी को नाम दिया गया प्रांजल संस्कृत, या आप जिसको कह सकते हो सरल संस्कृत, जहां पर शब्द क्या हैं? अलग अलग लिखे जाते हैं। उसकी शुरुआत हुई कहां से? लौकिक संस्कृत से, अर्थात 1500 ईसा पूर्व के आसपास। क्लियर? चलो, अब इस संस्कृत का भी क्या होगा? सरलीकरण होगा। अब इस संस्कृत का पुनः एक बार सरलीकरण होगा। समय था लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास। आपको पता होगा कि ये जो 600 ईसा पूर्व का समय है वो क्यों प्रसिद्ध रहा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है। तो इस समय के जो हमको अधिकतर साहित्य मिलते हैं वो मिलते हैं किस रूप में? पाली भाषा के रूप में, या पाली भाषा में लिखी हुई हमको साहित्य मिलते हैं। ठीक। तो लौकिक संस्कृत के बाद जिस भाषा का जन्म हुआ उसको हमने क्या नाम दिया? पाली भाषा। तो संस्कृत के बाद जो भाषा आई वो कौन सी थी? पाली थी, जिसमें कि बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथ लिखे गए। चाहे आप दीपवंश ले लो, महावंश ले लो,
मिलिंदपन हो ले लो, दीपदान ले लो, वो सब क्या है? पाली भाषा में लिखे हुए हैं। अब पुनः इस पाली भाषा का सरलीकरण होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो भाषा है वो अपना स्वरूप समय के साथ क्या कर रही हैं? परिवर्तित कर रही हैं। देखो 2500 में क्या था? वैदिक संस्कृत था। 1500 में क्या हो गया? लौकिक संस्कृत हो गया, जिसको हमने क्या नाम दिया? प्रांजल संस्कृत, सरल संस्कृत, सुगम संस्कृत, जो भी बोलना चाहें। इसके बाद एक आया 600 ईसा पूर्व के आसपास, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार हुआ, तो बौद्ध धर्म की जो सारी किताबें थी वो किस में लिखी गई थी? पाली भाषा में लिखी गई। अब ये पाली भाषा का पुनः सरलीकरण होगा और जन्म होगा एक नई भाषा का, जिसका नाम है क्या? प्राकृत भाषा। आगे देखते हैं। फिर आई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो थी वो लगभग पहली सदी के आसपास आई। पहली सदी के आसपास किस भाषा का जन्म हुआ? प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। और प्राकृत भाषा भारत की सीमा के अंतर्गत शिलालेखों की पहली भाषा बनी। शिलालेखों की पहली भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। आपने अशोक महान के सारे शिलालेख देखे होंगे। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि भारत की सीमा के अंतर्गत इसी भाषा में लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए भाई? वो संस्कृत में क्यों नहीं लिखे गए? क्योंकि उस समय लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी, जो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो प्राकृत भाषा है, इसके स्वरूप में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा, है ना? तो समय था लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। 1000 ईस्वी के आसपास ये प्राकृत भाषा का स्वरूप बदलता है। और कैसे बदलता है आगे देखते हैं। ठीक, तो 1000 ईस्वी के आसपास ये जो प्राकृत भाषा है ये अपना स्वरूप क्या करती है? परिवर्तित करती है। कैसे करती है? अब देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास का समझ होना चाहिए, क्योंकि इतिहास में जो क्षेत्रीयता है उसका प्रभाव मैंने आपको बताया कि भाषा पर पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उसका प्रभाव भाषा पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 ईस्वी के आसपास का अगर आप इतिहास देखें तो पूरा भारत जो था वो छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। अब हर प्रांत की अपनी क्या होगी? एक राजभाषा होगी। उसी के आधार पर ये जो प्राकृत भाषा है इसको मोटे तौर पर 7 भागों में बांटा गया है। कितने? 7 भागों में बांटा गया। देखिए कैसे। तो 1000 ईस्वी के आसपास अगर बात करें तो भारत का स्वरूप कुछ ऐसा था जिसको हम अखंड भारत कहते हैं। उस समय बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, बहुत बड़ा क्षेत्र था हमारा। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो हमारी प्राकृत भाषा है वो 7 भागों में बंटती है। किसके आधार पर? क्षेत्रीयता के आधार पर। ये क्षेत्रीयता कैसे बटेगी? पहला जो भाग है वो बनता है यहाँ, जिसको नाम दिया गया ब्राचड़। दूसरा जो क्षेत्र था वो था यहाँ, जिसको नाम दिया गया शौरसेनी। तीसरा जो क्षेत्र था वो था यहाँ, जिसको नाम दिया गया पैशाची। चौथा क्षेत्र था यहाँ, जिसको नाम दिया गया खस। पांचवा जो क्षेत्र था वो था यहाँ, जिसको हम मगध प्रांत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर की भाषा क्या थी? मागधी। मगध के अंतर्गत उड़ीसा और बंगाल वाला क्षेत्र भी था, मतलब ये भी क्या है? मागधी है। अगला जो क्षेत्र था वो था ये, जहां पर भाषा का जन्म हुआ, जिसको कहा गया क्या? अर्धमागधी। और प्राकृत का एक स्वरूप हमको यहां देखने को मिलता है, जिसको नाम दिया गया महाराष्ट्री। तो ये 7 भागों में बंटते हैं कौन? प्राकृत भाषा। ब्राचड़, शौरसेनी, पैशाची, खस, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री। ये 7 भाग में बटे कौन? प्राकृत भाषा। और इन्हीं 7 भाषाओं से आधुनिक भाषाओं का जन्म होता है। जैसे ब्राचड़ से जन्म होता है सिंधी भाषा का, शौरसेनी से जन्म होता है मारवाड़ी, राजस्थानी, और एक प्रमुख भाषा है जिसको हम बोलते हैं ब्रज भाषा। यह भी शौरसेनी से ही उत्पन्न है। पैशाची से जिस भाषा का जन्म हुआ उसको हमने क्या कहा? पंजाबी, जो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। खस भाषा से जिस भाषा का जन्म हुआ उसको कहा गया गढ़वाली, गढ़वाल वाले क्षेत्र में। कुमायूनी, मागधी भाषा हो गई। मागधी भाषा से तो बहुत सारी भाषाएं निकली। ये जो भाषा है इधर से निकला, जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, नाम सुना है ना मैथिली, आपका नेपाली। इनका जन्म कहाँ से हुआ? मागधी से। इस वाले मागधी से कौन निकला? एक निकला उड़िया,
एक निकला बंगाली और ये निकला असमिया। ठीक है, तो ये सारी भाषाएं किससे निकली हैं? मागधी से निकली हैं। अर्धमागधी से कौन निकला? अर्धमागधी से निकली हमारी छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, नागपुरी। सुने हो ना नागपुरी? ये नागपुरी भाषा जो है वो नागपुर की भाषा नहीं है। वो कहाँ की भाषा है? छोटा नागपुर का पठार वाला। आपने गाना सुना होगा, साइकिल से आया सिलम। यस, नागपुरी भाषा। ठीक, नागपुरी कहाँ बोली जाती है? छोटा नागपुर का पठार वाले क्षेत्र में। महाराष्ट्र से 3 प्रमुख भाषाएं निकली। कौन कौन सी? एक निकली आपकी मराठी, एक निकली गुजराती और एक निकली आपकी कोंकणी भाषा, जो गोवा की राज्य भाषा है। ठीक है, तो ये सभी भाषाओं का जन्म कहां से हुआ है? अंततः प्राकृत से। ठीक, अब ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर जन्म हुआ किसका? हिंदी का। इसीलिए हिंदी पर आपको शौर सैनी का प्रभाव भी मिलेगा। इसीलिए शौर सैनी को क्या बोलते हैं? पश्चिमी हिंदी बोलते हैं। मागधी का प्रभाव पड़ा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी हिंदी बोलते हैं। अर्धमागधी को भी क्या बोलते हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो हिंदी जो है उसका जन्म कहाँ हुआ है? लगभग मध्य हिंदुस्तान के बीच में। तो हिंदी का जन्म कहाँ हुआ है? इन सभी भाषा क्षेत्रों के बीच में। क्लियर है? तो हमने देखा कि भाषा का स्वरूप जो है वो संस्कृत से, वो भी संस्कृत के प्राथमिक स्वरूप कहां से? वैदिक संस्कृत से चलते हुए सरल संस्कृत तक आया, जिसको हमने नाम दिया लौकिक संस्कृत, या उसी को कहा हमने प्रांजल संस्कृत। फिर उसका सरलीकरण हुआ, पाली भाषा आई। पाली भाषा का फिर सरलीकरण हुआ, प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा का पुनः सरलीकरण हुआ, और ये जो 7 भाग बने, ब्राह्मण, पैशाची, शौर सैनी, इनको कहा जाता है अपभ्रंश। ये अपभ्रंशित भाषा है, अर्थात प्राकृत के टूटे हुए रूप हैं। ये अपभ्रंशित है, टूटा हुआ रूप। ठीक, और इन अपभ्रंशों से फिर आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। और आधुनिक भाषाओं के अंतर्गत जो हिंदी है, हिंदी का विकास जो है वो मध्य छत्तीसगढ़ी में अनेक भाषाओं के संगम पर हुआ है। इसीलिए हिंदी को बांटना आसान होता है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ऐसा। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में कौन आते हैं? मागधी और अर्धमागधी, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन आता है? शौर सैनी आता है। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई आधुनिक काल तक भाषा के पहुंचने की। अब एक चीज और ये जान लीजिए कि जब स्वतंत्रता संग्राम हमारे यहाँ लड़ा जा रहा था, उस समय पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था किसने? हिंदी भाषा ने। तो हिंदी भाषा ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। इसीलिए जब हमको आजादी मिली तो संविधान सभा ने बाकायदा संविधान में इस भाषा को स्थान देते हुए इसे भारत की राजभाषा घोषित किया। हिंदी को क्या घोषित किया गया? भारत की राजभाषा घोषित किया गया। और इसके संबंध में आपको संविधान में कुछ प्रावधान भी मिलेंगे, उनको देखते हैं। तो हिंदी के संबंध में संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें मूलतः 3 अनुच्छेद हैं। तो मैंने आपको बोला कि जो संविधान सभा है उसने स्पेशल एक स्थान दिया है किसको? हिंदी को हमारे संविधान में। कैसे दिया है? हमको पता है कि जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची का विषय है, तो हिंदी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। साथ ही एक स्पेशल अनुच्छेद बनाया गया है, अनुच्छेद 351, जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करता है। ठीक है, इसके अलावा 2 और अनुच्छेद हैं जो हिंदी के संबंध में प्रावधान करते हैं। पहला अनुच्छेद 343, जो कि यह कहता है कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 345 की बात करें तो अनुच्छेद 345 क्या है? अनुच्छेद 345 भारतीय राज्यों को यह अधिकार प्रदान करती है कि वे शासकीय कामकाज में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यहां से यह स्पष्ट हो गया कि राजभाषा के हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अर्थात हिंदी को प्रयोग करने की बाध्यता हम पे नहीं थोपी गई है, हम अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यही हमारी भाषाई विविधता को दिखाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 351, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि केंद्र सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु प्रयास करेगी।
तो ये है महत्वपूर्ण 3 अनुच्छेद। तो ये जो टॉपिक है ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपको सीधे पूछ सकता है कि हिंदी के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आपको सबसे पहले बताना होगा कि ये 8वीं अनुसूची का विषय है और इन 3 अनुच्छेदों को आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूर्ण माना जाएगा। तो ये था आपकी मुख्य परीक्षा के प्रथम पेपर भाषा के अंतर्गत हिंदी और हिंदी का इतिहास। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।